आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे हम आपके सभी सवालों को एड्रेस करेंगे। हमारे साथ आज 5 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। पंकज अरोड़ा हैं, AIJJF के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ अमित गोयल साहब हैं, पेस 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। अनुज चौधरी हैं शेर खान मेरे एसेट्स शेर खान से, और साथ ही हमारे साथ मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज़ लिमिटेड से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं एक अहम खबर के साथ। खबर ये है कि ज्वेलरी बाजार से जुड़े डब्बा ट्रेडिंग में एक बड़ा झटका सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 2000 करोड़ रुपए की क्लियरिंग अटक गई है, क्योंकि एक प्रमुख डब्बा ऑपरेटर ने लोन रिकवरी या कैश क्रंच की वजह से ये पेमेंट रोक दिया है। इससे मार्केट में सेटलमेंट और पेमेंट कंफर्मेशन पर असमंजस छा गया है और लिक्विडिटी क्राइसिस गहराती जा रही है। कई छोटे बड़े डीलर्स नए सौदे अब लेने से फंस रहे हैं और कहा जा रहा है कि दुबई की एक कंपनी के जरिए इसका पूरा काम, ये जो डब्बे में जो ट्रेडिंग हो रही थी, ये पूरा दुबई की में एक कंपनी बनाकर ये हो रहा था, और भारत के कानून के हिसाब से वो कंपनी बेनामी कंपनी थी। हालांकि वहाँ के कानून के हिसाब से उन्होंने कंपनी बना रखी थी, लेकिन उनका काम डब्बे में ट्रेडिंग करना था। इस तरह की खबरें आ रही है, और ये भी खबर आ रही है कि कोई एक बड़ा बुलियन ट्रेडर है, बड़ा बुलियन कारोबारी है जो जिनका काम इस डब्बे की ट्रेडिंग में भी है। ये खबर हमारे सोर्सेस की तरफ से आ रही है। आपसे पंकज जी समझेंगे, क्या आपके पास कोई सर इसकी जानकारी है क्या, और ये कौन हो सकते हैं? बड़े बुलियन कारोबारी का नाम आ रहा है, मुंबई वेस्ट कोई बुलियन कारोबारी हैं? नमस्कार विश्वन जी। नमस्कार सर। मीडिया के माध्यम से और हमारे ग्रुप में मैंने देखा कि ये खबरें चल रही हैं पिछले कल शाम से, बट नाम ओपन होके नहीं आया। लेकिन ये डब्बा ट्रेडिंग, इसको सेबी जानता है पूरी तरीके से कि डब्बा ट्रेडिंग देश में कितने लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी सेबी कुछ करता नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि डब्बा ट्रेडिंग पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। आप देखते हैं एमसेक्स में भी टर्नओवर नहीं होता, सिक्योरिटी रखती है, सिक्योरिटी बनी की वजह से ट्रेडिंग लोग अपने लेवल से करते हैं। लेकिन जहां पे डब्बा ट्रेडिंग होती है, नो सिक्योरिटी, तो लोग बड़े बड़े सौदे करते हैं। आपने देखा 40% की तेजी गोल्ड में आ गई, सिल्वर में आ गई, तो लाखों लोग उसके अंदर बर्बाद हुए हैं सौदों में। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसमें गलती करने वालों की भी है, और कराने वाला तो सबसे बड़ा गलत है ही। जो सामने सामने करवा रहा, अगर मौका दे रहा है तो करने वाला करता है, क्योंकि उसका मार्जिन मनी नहीं लग रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये बात सेबी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और देश में अगर अवैध ट्रेडिंग कोई करा रहा है तो उस पर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो ज्वेलर हो या नॉन ज्वेलर हो, सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह के खुलासे हो रहा है, और कहा जा रहा है कि PM फाइनेंशियल नाम की दुबई की एक कंपनी का नाम इसमें आ रहा है, और ये बेनामी कंपनी है जिसके जरिए ये काम हो रहा था, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर फंस गए हैं क्योंकि यहाँ पर 2000 करोड़ की क्लियरिंग रुक गई है। सर, क्या लग रहा है आपको, इस तरह के कानून क्या है कि जो अगर दुबई की कंपनी के जरिए अगर इस डब्बा ट्रेडिंग हो रही है उस पर सख्ती पाबंदी लगाने के लिए हमारे यहाँ भारत में उस तरह के कुछ कानून है क्या पंकज जी? देखिए, अगर कंपनी दुबई में है लेकिन उसका लेन देन जो अगर पैसों का हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, तो वो कैश में हो रहा है, तो अपने आप में गलत हो गया ना। अगर मान लीजिए दुबई में कंपनी है तो उसका पेमेंट दुबई गवर्नमेंट, मतलब दुबई के बैंकों से लेन देन होना है लॉस प्रॉफिट का। बट अगर इंडियन ट्रेडर के साथ ट्रेडिंग हो रही है तो उसका पैसा तो कैश में लिया जा रहा है, दिया जा रहा है ना, वो दुबई और इंडिया में ट्रांसफर हो रहा है। तो वो अपने आप में कराने वाला पूरी तरीके से अवैध कारोबार कर रहा है। और जो लोग कर रहे हैं व्यापार, ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर इंडिया का ट्रेडर कर रहा है तो इंडिया का इंडिया वाले से कर रहा है, पर उसको इससे मतलब नहीं वो कर कहाँ रहा है। कराने वाला अगर दुबई के पोर्टल से करा रहा है इंडिया में, और लेन देन यहाँ कर, यानी घटना जो हो रही है वो इंडिया के अंदर हो रही है, तो उसका गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है कि ऐसा इंडिया के अंदर क्यों हो पा रहा है। इसमें रेगुलेटर को भी संज्ञान में लेना चाहिए इन बातों को, क्योंकि डब्बे में जिस तरह से ट्रेडिंग हो रही है, कई सारे छोटे ट्रेडर्स जो अचानक पैसे लालच में, बड़े लालच में ये इस तरह के ट्रेड में फंस जाते हैं, और कराने वाले अगर कोई बड़ा कारोबारी इसमें अगर संलिप्त है तो ये सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। कहा जा रहा है कि उनका पॉलिटिकल बैकअप है और इस तरह से वो इस तरह के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। देखिए इस पर आगे कुछ बातें और निकल कर आती है कि नहीं। हम यही अपील करेंगे कि आप इस डब्बे ट्रेडिंग से बचें, और रेगुलेटर भी अगर इस पर सख्ती बरते तो बेहतर होगा, ताकि जो कम्युनिटीज़ हो जो गलत ट्रेडिंग की ओर जा रहे हैं वो वापस लौट कर आए। शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अमित जी से बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर। आज मुनाफा वसूली जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी फंडामेंटल्स काफी मजबूत है। ज्यादातर जो खबरें हैं गोल्ड सिल्वर के तेजी के पक्ष में हैं। अमित जी, आप लगातार यहां पर निकलने की सलाह दे रहे थे और ये भी कहा भी जा रहा है कि फंडामेंटल्स के विपरीत सोने चांदी की चाल रही है, सारे टेक्निकल पैरामीटर्स के विपरीत रही है। अमित गोयल साहब, आप बताइए अब क्या लग रहा है गोल्ड में? पहले बताइए कि क्या करना चाहिए यहां से। गोयल जी। मोहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर जो है वो एक बबल का रूप अख्तियार कर चुके हैं। और पर्टिकुलरली मैं ये बात सिल्वर के लिए कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से सिल्वर ने पिछले 5 हफ्ते, क्योंकि 20 अगस्त जो कि बुधवार का दिन था, आज से ठीक 5 हफ्ते पहले चांदी का भाव जो है वो $37 तक नीचे में चले गया था। और वो $37 वाली चांदी जो है हमने 44 खड़ी है। और अभी तो कल तो जो है ये $44.5 भी हो गई थी विश्व मोहन जी। मुझे लगता है ये जो $60 का इसमें जो इजाफा हुआ है ये बहुत ज्यादा बड़ा राइज है, 20% इन 5 वीक्स विश्व मोहन जी। तो ये मैं अब इसको मुझे ये कहने में अब कोई संकोच नहीं है कि ये यहाँ पर केवल बात ये नहीं है कि सोना, यहाँ पर ये बबल टेरिटरी जो है मैं उसमें जा चुके हैं। पर्टिकुलरली चांदी में मुझे बहुत बड़ा बबल दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये आने वाले कुछ महीनों में ये बात साफ हो जाएगी कि हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और रिसेशन में चांदी जो है वो एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पे जो है वो उसमें हमेशा गिरावट आती है। मुझे लगता है कि कम से कम 40% का डॉलर टर्म्स में हमें चांदी में गिरावट देखनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता विश्व मोहन जी की एग्जैक्टली जो पीक है वो लग चुकी है ये, या इसमें अभी और भी 8 आना या $1 का इसमें इजाफा और हो सकता है। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी भाव इस वाली रैली में बनेंगे, आप कम से कम चांदी को जो है वहां से 40% नीचे और सोने को जो है आप कम से कम वहां से 25% नीचे आपको अगले 6 से लेके 8 महीने में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो 25% गोल्ड में यहाँ जो टॉप बनेगा उस टॉप से 25% सोने में 6 से 8 महीने में गिरावट लगती है अमित जी को, और साथ ही 40% तक चांदी, अब जो इस बार की रैली में जो टॉप बनेगा वहां से 40% चांदी टूट सकती है। एक अहम आप अपडेट दे रहे हैं इस तरह के, जब ऐसे दौर में जब बाजार इतना तेज है। सर क्या लग रहा है कितनी और तेजी यहां से एक्सटेंड हो सकती है? कितना रूम और बचा हुआ है, कि या बिना टेक्निकल बिना फंडामेंटल्स के मार्केट चल रहे हैं, ये बुल रन है, स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है? अमित गोयल जी। जी विश्व मोहन जी, मुझे लगता है कि ये बाइंग केवल स्पेकुलेटिव मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि एक्चुअल ईटीएफ में बहुत बाइंग आ रही है विश्व मोहन जी। मैं आपको कुछ बड़े अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सोने में जो है मई 2024 में जो टोटल वर्ल्ड में जो गोल्ड ईटीएफ थे वो होल्डिंग केवल 81 मिलियन आउंसेस रह गई थी। और वो आज की डेट में 96.2 मिलियन आउंसेस हो गई है। और ये जो 96.2 मिलियन आउंसेस है, इसमें से तकरीबन 4 मिलियन आउंसेस तो महज पिछले जो हैं वो आप मान के चलिए कि पिछले 4 से लेके 5 हफ्ते में आए हैं विश्व मोहन जी। तो यानी कि पूरे विश्व में जितनी भी टोटल होल्डिंग है उसका 5% तो केवल महज जो है वो 4 से लेके 5 हफ्ते में आ गया है। और अगर मैं पिछले 1.25 साल की बात करूं तो 15 मिलियन आउंसेस की होल्डिंग बढ़ी है, जो कि तकरीबन 18% राइज हुआ है। विश्व मोहन जी, ये बात केवल ये सिर्फ स्पेकुलेटिव बाइंग नहीं है, ये निवेशकों की बाइंग है। चांदी की अगर मैं बात करूं तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि चांदी में तकरीबन पिछले केवल 3 दिनों में 8 मिलियन आउंसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा बाइंग हो गई है ईटीएफ्स में। और टोटल होल्डिंग जो है वो कोई 800 मिलियन आउंसेस के करीब है, यानी कि 1% ऑफ दी टोटल चांदी की ईटीएफ होल्डिंग जो है वो महज पिछले 3 दिनों में इजाफा हुआ है।
जब भी हमने इस तरीके की फ्रेंजीड बाइंग देखी है, यहां पे फ्रेंजीड बाइंग हो रही है ईटीएफ्स में भी, कॉइन्स और बार्स में भी, और स्पेकुलेटिव बाइंग भी चल रही है। जब भी ये इस तरीके की सारी बाइंग इकट्ठे होती हैं सोने और चांदी में, तो उसके आने वाले एक साल में हमें हमेशा बहुत भारी और बहुत बड़ी मंदी जो है हमने उसका सामना किया है। और मैं इस बार भी यही देख रहा हूं विश्व मोहन जी की आने वाले कम से कम 6-8 महीने, मगर अधिकतम जो है एक साल लग सकता है बॉटम बनने में। और सोने में कम से कम 25% और चांदी में कम से कम 40% डॉलर टर्म्स में आपको फॉल हम लोग देखेंगे, हमें देखने को मिलेगा आने वाले एक साल में। ओके, शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया गोल्ड और सिल्वर के मार्केट को लेकर। तो क्रक्स यही था और टेकअवे यही था अमित जी के साथ इंटरव्यू में कि 25% सोना इस टॉप से गिर सकता है अगले 6 से 8 महीने, मैक्सिमम एक साल में, और चांदी एक साल में 40% तक भी गिर सकती है। जो भी टॉप यहां से लगेगा इस रैली में, जो भी टॉप बनेगा, ये कहना है अमित गोयल साहब का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों के सवाल लेते हैं। हमारे तीनों मेहमान इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं। मूला राम है बाड़मेर राजस्थान से, चांदी आगे किधर जाएगी? अमित खरे जी, आप बताइए, मूला राम जी को चांदी आगे किधर जाती आपको दिख रही है? नमस्कार विश्वन जी। नमस्कार। ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं बाइंग की साइड ही जाना चाहूंगा। सिल्वर अभी देखा जाए तो 1,34,500 के आसपास कारोबार कर रही है। 1,33,800 के करीब का इसने अभी आज बॉटम बनाया है, तो 1,34,000 के आसपास इसमें अभी खरीदारी की जानी चाहिए। मेरे को लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 1,37,000 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे एक जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए 1,33,000 के आसपास का। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे कि क्या करें। मानव जी बताइए, कॉपर पर क्या करना चाहिए क्रिश को? जी बिल्कुल। नमस्ते विश्वमोहन जी। मेरे ख्याल से क्रिश जी को कॉपर में हमने अच्छी खासी गिरावट देखी है। 900 के आसपास वापस से स्टेबल होता हुआ देखा है। शायद 1-2 रुपए की अगर फॉल आती है तो वहां से बाइंग बनती है। 906 के आसपास बाइंग बनती है, 902 का स्टॉप रहेगा, और 910 915 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। दर्शक हमारे साथ हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए आप बताइए। अनुज जी, एनजी में क्या करना चाहिए हर्ष को? नमस्ते विश्वमोहन जी। नमस्ते नेचुरल सर। गैस के अंदर में हमें ओवरऑल भी शॉर्ट टर्म में मंदी लग रही है। हमने देखा था कि एक बाउंस बैक दिया था, लेकिन वापस जो है अपसाइड वो उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। ऊपर आए तो सेल करके चलना चाहिए 279 लेवल्स के आसपास में। स्टॉप लॉस रहेगा 285 के ऊपर में, टारगेट रहेगा नीचे में 273 और 270 का। अगले दर्शक है महेश है हैदराबाद से, गोल्ड में क्या लग रहा है? मानव आप बता दीजिए, गोल्ड में आपको अब क्या लग रहा है आज की मुनाफा वसूली के बाद? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? जी मैं कहता हूँ यशवंत जी, ट्रेंड अभी भी बुलिश है। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि टॉप से अभी भी वही है कि एवरीवन इज अ बायर। आप फिजिकल में देखिए प्रीमियम में चल रहे हैं, ज्वेलर्स की जो सेल है, ईटीएफ बाइंग है, सेंट्रल बैंक बाइंग है, चाइना की तरफ से कस्टोडियन की जो न्यूज आई है, तो ओवरऑल बाइंग है। लेकिन क्योंकि वो एक फ्रेंसी है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए ओवरबॉट जोन से, लेकिन ट्रेंड के साथ रहना बेहतर है, क्योंकि जिस पेस से सोना बढ़ रहा है मेरे ख्याल से वो पेस में रैली कहीं ना कहीं कंटिन्यू होती जा रही है। तो 1,13,000 के आसपास आता है तो बाइंग की सलाह होगी। 1,12,500 का स्टॉप रहेगा, 1,13,850 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। राजेश हैं राजस्थान से, सोना 2 लॉट शॉर्ट कर रखा है इन्होंने नीचे के भाव पर। 1,10,000 के नीचे की शॉर्ट पोजीशन है इनकी, नुकसान अब हो रहा है, क्या करना चाहिए अनुज जी इनको? जी मैं अभी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अभी जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो कल से इसमें वो चालू हो जाएगा। इसके अंदर में डिलीवरी पीरियड, टेंडर पीरियड। तो 1,14,450 के आसपास चल रहा है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लग रही है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन नीचे डिप्स बाय करके चलना चाहिए। इसके अंदर में स्टॉप लॉस रहेगा 1,13,500 का, टारगेट ऊपर में 1,15,500, 1,16,200 तक दिख रहा है हमें। तो ये सलाह है गोल्ड पर आपकी है। आप अगले दर्शक हमारे साथ बनवारी लाल हैं वडोदरा गुजरात से, कॉटन केक में आगे क्या लग रहा है? अमित जी क्या लग रहा है? कॉटन सीड ऑयल केक क्या राय है?
दिसंबर वाला कॉटन केक की हम बात कर लेते हैं विश्वन जी। करंट में अभी वही कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ट्रेंड नेगेटिव है, बिकवाली का ही ट्रेड रहेगा। अभी आज का जो इसका एलटीपी रहा है वो 2883 का है। 2900 के करीब ये बिकवाली करके चल सकते हैं। 2800 रुपए का इसका टारगेट है और 2960 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अगले दर्शक भी हमारे साथ एग्री पर ही हैं। चीना माथुर नाम है इनका। सोयाबीन का क्या फ्यूचर लग रहा है, आगे क्या कुछ सुधार होगा? भाव हालांकि 15% से ज्यादा एमएसपी के नीचे है। अमित जी, आप ट्रैक करते हैं क्या सोयाबीन को? सोयाबीन में विश्वन जी ओवरऑल देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से काफी करेक्शन देखने को मिला है। प्राइस अगर हम बात करें अभी सोयाबीन की तो लगभग 4400 के आसपास जो है फिजिकल मार्केट में मंडियों में अभी कारोबार कर रहे हैं। ओवरऑल करेक्शन ही दिखाई दे रहा है, तो मेरे को लग रहा है ये करेक्शन अभी जारी रहेगा। आगे चल के जैसे ही फसल का जो भी अनुमान रहेगा उस पर प्राइस डिपेंड करेंगे। बट मेरे को लग रहा है मौजूदा भाव से भी लगभग 200 पॉइंट का जो है करेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। के अमित है नासिक से, क्रूड और नेचुरल गैस में जानना चाह रहा है कि क्या करना चाहिए। माना बताइए, क्रूड और नेचुरल गैस इन दोनों पर आपकी राय क्या है? क्रूड की पहले बात करें तो कच्चे तेल में देखिए अनसर्टेनिटीज जियोपॉलिटिकल, जिस हिसाब से रशिया यूक्रेन के बीच में फिर से एक बार विवाद शुरू हुआ है, हाईलाइट्स हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रूड में बाइंग स्ट्रेंथ आ रही है धीरे धीरे, अच्छा खासा बॉटम से रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। अगर ये रेंज के पार जाता है, जो 5700 5750 के रेंज है उसके पार जाता है, तो शायद और अच्छी बाइंग आ सकती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। एक बार 5710 के ऊपर अगर जाता है तो वहां पे बाई कर सकते हैं। 5640 का स्टॉप रहेगा, 5830 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली नेचुरल गैस में एक हाईलाइट होगा, आज के दिन में क्रूड की इन्वेंट्री है तो शायद उसके ऊपर उसके बाद थोड़ी डायरेक्शन हो सकती है। नेचुरल गैस की बात करें तो मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में 248 250 के आसपास ही बहुत बार अटक के रिवर्स होता हुआ देखा है करंट कॉन्ट्रैक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद एक बार और बॉटम से रिवर्स हो सकता है। 250 के आसपास बाइंग की जा सकती है। 244 का स्टॉप रहेगा, 260 का टारगेट होगा। कल ही फ्यूचर्स की एक्सपायरी और कल ही नेचुरल गैस की इन्वेंट्री भी है, तो शायद उस दौरान थोड़ी हलचल हमें होती हुई दिख सकती है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ निखिल कुमार है। गोल्ड में आज क्या करना चाहिए? अनुज जी, गोल्ड में क्या करना चाहिए निखिल जी को? जैसे मैंने पहले बताया कि गोल्ड में ओवरऑल ट्रेंड बाइंग का ही है। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है रिकॉर्ड हाई लेवल से, लेकिन अभी भी ट्रेंड बाइंग की तरफ में ही है। जो मूविंग एवरेजेस है, जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है, सब पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो नीचे बाइंग करके चल सकते हैं। 1,14,500 के लेवल्स पर बाइंग, स्टॉप लॉस 1,13,500 और ऊपर में टारगेट रहेगा 1,15,500 और 1,16,200। ओके, परवीन है हिसार से। चांदी 5 लॉट इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 1,34,000 के भाव पर। मानव क्या करना चाहिए शॉर्ट पोजीशन में? मेरे ख्याल से शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आई है तो थोड़ा वो एक अच्छा बेट लगता है। लेकिन मेरे ख्याल से 1,35,200 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 1,35,200 या 300 के ऊपर फिर से जाता है तो ये पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, मानव बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है? अगर शाम के लिए किसी को ट्रेड करना है तो कुछ मौके दिख रहे हैं? मानव, आपसे मेरा सवाल था बेस मेटल्स पर। जी बिल्कुल, बेस मेटल में मेरे ख्याल से कॉपर के ऊपर ध्यान होना चाहिए। कॉपर 900 के आसपास स्टेबल होकर वापस रिवर्स होता है तो 906 के आसपास बाय कर सकते हैं। 902 का स्टॉप रहेगा, 910 911 के आसपास का टारगेट हो सकता है। ओके, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में अनुज जी? जी, ऊपर बाय करके चलना चाहिए बेस मेटल्स के अंदर में। जो भी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है 918 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। 912 के नीचे स्टॉप लॉस और ऊपर में 930 का टारगेट। बता दीजिए अमित जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? बेस मेटल में विस्मन जी अभी मैं देख रहा हूँ सडनली कुछ ना कुछ न्यूज आई है। मैं कॉपर अभी 914 के आसपास भाव देख रहा था अक्टूबर वायदा का, अभी सडनली 923 के ऊपर क्रॉस हो गया। तो कुछ न्यूज है जो है मिनी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड बनाना चाहिए। अक्टूबर जिंक अभी 282 के आसपास, 282.50 के आसपास कारोबार कर रहा है। 284 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर इसमें एक बार बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। 277 का टारगेट रहेगा। मिनी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है। ओके, मिनी में ट्रेड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक और दर्शक है दिनेश हैं महाराष्ट्र से। कॉटन सीड ऑयल केक में ही पूछ रहे हैं। हालांकि अमित जी आपने एक बार बता दिया है, लेकिन करंट भाव पे जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए,
क्या करे कॉटन सीड बिल्कुल। ऑयल खेत में? दिसंबर वायदा 2900 के करीब है, यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए। 2800 रुपए का टारगेट लगाना है, लगभग एक वीक के आसपास का ये ट्रेड रहेगा और 2960 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। अमित जी, आज ग्वारसीड ग्वारगम दोनों में अच्छी तेजी दिखी। ग्वारगम करीब करीब 1.25% चढ़कर बंद हुआ है, 9095 पे 9100 के आसपास। ग्वारसीड में हल्की तेजी थी, क्या करना चाहिए यहां से अमित जी? विष्णु जी, ग्वारसीड ग्वारगम में बहुत लंबे समय से जो है मंदी चल रही है। 11,000 के आसपास के प्राइजेस से गम गिरना चालू हुआ, आज 9,000 के आसपास जो है क्लोजिंग हुआ। वहीं पे ग्वारसीड भी 5700-5800 से गिरना स्टार्ट हुआ था, 5,000 के नीचे कारोबार कर रहा है। आज हल्की सा जो है पुल बैक इसमें तो आया तो है, बट मेरे को नहीं लग रहा है कि ये पुल बैक सस्टेन करेगा। ग्वारसीड अक्टूबर वायदा 5,020 के आसपास बिकवाली जो है इसमें कर सकते हैं। 4900 का इसका टारगेट रहेगा, वहीं पे 5100 का स्टॉप लॉस लेके चले। ग्वार गम की अगर मैं बात करूं तो 9200 के आसपास इसमें कहीं पे भी बिकवाली की जा सकती है। अक्टूबर वायदा में 95 का स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे में 8800 रुपए के टारगेट रहेंगे। ओके, मसालों में क्या करें? आज हल्की तेजी दिखी थी, दायरे में कह सकते हैं। हल्दी, जीरा, धनिया, यहां पर क्या करना चाहिए अमित जी? मसालों में देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड जो है काफी नेगेटिव है। धनिया को अगर हम छोड़ दें तो टीएमसी और जीरा काफी नेगेटिव चार्ट पे दिखाई दे रहा है। तो टीएमसी की अगर हम बात करें तो अक्टूबर वायदा 12,500 के आसपास इसमें बिकवाली का ट्रेड लेके चलना है। नीचे में 11,400 का शॉर्ट टर्म का इसका टारगेट रहेगा, 13,000 रुपए का स्टॉप लॉस है। वहीं पे जीरे की अगर हम बात करें तो ऊपर में 65,000 के आसपास का इसका टॉप था, वहां से करेक्ट हुआ और भाव अभी 19,400-500 की रेंज में है। तो 19,500 के आसपास जीरा अक्टूबर वायदा में बिकवाली की जा सकती है। नीचे में 18,400 रुपए का टारगेट है और 20,000 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। मसालों पर, ग्वार पर, दोनों पे आपने राय रख दी। मानव, अब आपसे जाने से पहले एक टॉप ट्रेड जानना चाह रहा हूं। आज शाम के सत्र के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो कहां सबसे ज्यादा कन्विक्शन दिख रहा है पूरे ही नॉन एग्री मार्केट में? जी, मेरे ख्याल से कॉपर में, जैसे मनु जी ने कहा कि एक सडन स्पाइक आया है, शायद कॉपर में न्यूज बेस्ड है तो वहां पे थोड़ी स्टेडीनेस होनी चाहिए। मेरे ख्याल से एक बार गोल्ड के ऊपर, गोल्ड एंड सिल्वर ही एक बार ध्यान रख सकते हैं। शायद गोल्ड के ऊपर 1,13,000 के आसपास आता है तो वहां पे बाइंग की जा सकती है। 1,12,500 का स्टॉप रहेगा, 1,13,000 850 का टारगेट होना चाहिए। ओके, आप एक ट्रेड बता दीजिए फटाफट से अनुज जी। नेचुरल गैस पे कर सकते हैं, ऊपर में सेलिंग 279 लेवल्स के आसपास में, स्टॉप लॉस रहेगा 285 के ऊपर में, नीचे टारगेट 170। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, कमोडिटी फटाफट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।